Hello everyone, this is Anush Shrivastava. Today we are going to start glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी हो जाते हैं। ये एक तरह का एंजाइम्स है जिसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is an inherited disease. Inherited disease मतलब this disease we have got from our forefathers, मतलब अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से ये हम लोग पाते हैं। तो इस तरह की ये डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, this disease is characterized by the hemolytic anemia caused by the inability to detoxify the oxidizing agent। ये क्या होता है, ये इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ये क्यों होता है, विच इज कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी, तो मतलब क्यों होता है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो हमारा जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी में उसे बाहर निकालना, उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है इस एंजाइम्स के कमी से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी हो जाता है और इसके वजह से क्या हो जाता है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब जो बच्चे तुरंत बर्थ लिए रहते हैं उनको होता है। जो मेनली होता क्या है, 1 से 4 दिन के, मतलब जन्म के 1 से 4 दिन के बाद जॉन्डिस बच्चे में शो करता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन है इसका, रिडक्शन इधर से हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इनसाइड द आरबीसी। तो रोल क्या है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे किसके हेल्प से बन रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से बन रहा है। तो यही हमारा फर्दर काम नहीं करता है ये एंजाइम, जिसकी वजह से फर्दर ये सारी चीजें प्रोसेसिंग नहीं हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिमिनिश्ड G6PD एक्टिविटी, मतलब डिमिनिश मतलब गायब हो जाना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी impairs the ability of the cell to form NADPH, मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई NADPH हमारा उससे नहीं बन पाता है। और जो NADPH किस चीज के लिए जरूरी होता है, इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिड्यूस ग्लूटाथायोन पूल। ये हमारा रिड्यूस ग्लूटाथायोन पूल को एक तरह से मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा, दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा ये क्या करता है, ये कम कर देता है। लिखा भी है दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन जो ये करता है उसे क्या करता है, घटा दे जाता है। और साथ साथ फ्री रेडिकल्स के साथ साथ पर ऑक्साइड्स का भी जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो हमारा जो बॉडी में जो हमारा कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस है उसको बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड पर ऑक्साइड फॉर्म विद इन द सेल, मतलब हमारा जो सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है किसका, फ्री रेडिकल्स का, पर ऑक्साइड का, जो हमारे सेल में होता है वो घटा देता है या कम कर देता है।
आवाज आ रही है ना? जी सर। सर आ रही है सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक्टिविटी है वो अगर हमारा घट जाता है तो क्या हो जाता है, जो हमारा सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। जो सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है। किस चीज का सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन? फ्री रेडिकल्स और परऑक्साइड्स का डिटॉक्सिफिकेशन हमारा नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटाथायोन आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द reduced states of the सल्फाड्राइल ग्रुप्स इन द प्रोटीन। जो सल्फाड्राइल ग्रुप होता है प्रोटीन्स में, उसको जो रिड्यूस स्टेट होता है उसे क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या? ग्लूटाथायोन। ठीक है, इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को भी ये मेंटेन करता है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि जब ये हमारा एंजाइम्स की कमी हो जाती है या तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। फ्री रेडिकल्स और ऑक्साइड्स का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। फिर हमारा मेंटेनेंस ऑफ द रिड्यूस्ड स्टेट ऑफ सल्फाड्राइल ग्रुप्स इन प्रोटीन का उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। साथ साथ हीमोग्लोबिन हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ दो सल्फाड्राइल सल्फिड्राइल ग्रुप्स leads to the formation of denatured protein that form insoluble masses। अब देखो, अब ये सारी चीजें जब इसका ऑक्सीडेशन हमारा नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बार बार, ऑक्सीडेशन ऑफ दो सल्फाड्राइल ग्रुप्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन। अब इससे हमारा जब इसका सल्फाड्राइल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डीनेचर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। देखो बेटा, स्क्रीन तो दिख ही रहा है। दिख रहा है दिख रहा। ठीक है, जब ये हमारा जो ऑक्सीडेशन हमारा सल्फाडाइल ग्रुप्स का हो जाता है तो फिर हमारा क्या बन जाता है? डीनेचर्ड प्रोटीन्स बन जाता है। तो यही हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन इनसॉल्युबल मास बन जाते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल मास बन जाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं? हिंज बॉडीज कहते हैं। हिंज बॉडीज कहते हैं। और वो क्या करता है? रेड सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है? अटैच हो जाता है। वही जो इनसॉल्युबल मास है जिसे हम हिंज बॉडी कह रहे हैं वो रेड सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। सर NADPH क्या होता है? NADPH है हमारा निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में है। ठीक है सर ठीक। हाँ, नेक्स्ट है हिंज बॉडीज। एडिशनल ऑक्सीडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन causes the red cells to be rigid। अब ये हमारा जब एडिशनल ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मेम्ब्रेन प्रोटीन का। तो रेड सेल जो है वो रिजिड हो जा रहे हैं। रिजिड मतलब कठोर हो जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लेस डिफॉर्मेट। एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या है बताओ भाई, कोई बताओ भाई। मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो हमारे जो भी इनसॉल्युबल चीजें हैं या कुछ चीजें हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, यस उसे सर, मैक्रो इंगल्फमेंट का। हाँ एंगल्फमेंट करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एंड दे आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या कर रहा है? जो हमारे हिंज बॉडीज बन रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? एंगल्फ कर रहा है और स्प्लीन से और लिवर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है why glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency has more effect on RBC। ठीक, कैसे हमारा आरबीसी पे ज्यादा डिफेक्ट डालता है? तो लिखा है ऑल्दो G6PD मतलब G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी ऑकर्स इन ऑल सेल्स, सब में से होता है, ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। इट इज मोर सीवियर इन एरिथ्रोसाइट। पूरे सेल में तो होता ही है, होता है, साथ साथ ज्यादा सीवियरिटी इसका किस में रहता है? एरिथ्रोसाइट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट where the pentose phosphate pathway provides only means of generating NADPH।
तो NADPH जहां पे हमारा कौन जनरेट करता है, पेंटोज फास्फेट पाथवे, ठीक है, और वो किसमें होता है, एरिथ्रोसाइट में होता है, ठीक है। ये तो कुल मिला जुला के पूरे ऑल ओवर सेल में तो हमारा ये डेफिशिएंसी तो होगा ही होगा, लेकिन ये इसकी सीवियरिटी कहाँ पे रहती है, एरिथ्रोसाइट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द एरिथ्रोसाइट्स हैज नो न्यूक्लियस और राइबोसोम्स एंड कैन नॉट रिन्यू इट्स सप्लाई बाय द सप्लाई ऑफ द एंजाइम। और इस तरीके से उसके पास न्यूक्लियस या राइबोसोम्स नहीं रहता है, और इसलिए वो क्या कहते हैं, वो एंजाइम के सप्लाई को रिन्यू नहीं कर पाता है। दस आरबीसी आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू एंजाइम वेरिएंट एंड डिमिनिश्ड स्टेबिलिटी, और इसलिए इसके स्टेबिलिटी को, मतलब वो एंजाइम वहां पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और उसकी स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। डिमिनिश्ड स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी उसकी गायब हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ इन G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब क्या होता है, बताइए भाई। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये होता है कि लक्षण का ना दिखना। जब हमें कोई बीमारी होती है तो प्रॉपर उस बीमारी का इफेक्ट ना दिखना। बुखार हुआ है तो प्रॉपर बुखार नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि वीकनेस ही है, बुखार नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। मोस्ट इंडिविजुअल हु हैव इनहेरिटेड वन ऑफ द many G6PD mutation do not show clinical manifestation, that is they are asymptomatic। मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये डिजीज हुआ है, कौन सा, G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही है ना, फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जिन्हें हुआ रहता है, उन्हें क्या होता है, क्लिनिकल मैस्टिफिकेशन या उन्हें कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, और इसीलिए उसे क्या, उस तरह की बीमारी को या उस तरह की डेफिशिएंसी को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, ठीक है। आई बात ना समझ में इधर यहां तक? क्लियर तो हो रहा है ना? जी सर। ठीक। जी सर। नेक्स्ट है, however some patients with G6PD deficiency develop hemolytic anemia। जबकि कुछ पेशेंट में क्या होता है, कुछ पेशेंट में क्या था, एसिम्प्टोमेटिक था, और कुछ पेशेंट में क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया उस पेशेंट में शो करता है, ठीक है। इफ दे आर ट्रीटेड विद द ऑक्सीडेंट ड्रग ingest fava beans और कॉन्ट्रैक्ट अ सीवियर इन्फेक्शन, अगर उन्हें ऑक्सीडेंट ड्रग दिया जाता है या फेवा बीन्स दिया जाता है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। किस केस में, हीमोलाइटिक अनीमिया में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्सीडेंट ड्रग। अब ऑक्सीडेंट ड्रग जिसमें, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऑक्सीडेंट ड्रग फेवा बीन्स ये अगर हम दे रहे हैं तो इस इन्फेक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑक्सीडेंट ड्रग में देते हैं, लिखा है AAA। तो AAA में पहला एंटीबायोटिक, दूसरा एंटी मलेरियल, तीसरा एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट ड्रग में इन द केस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी में हम क्या देंगे, हम AAA ऑक्सीडेंट ड्रग के रूप में, AAA मतलब A फॉर एंटीबायोटिक, A फॉर एंटी मलेरियल और A फॉर एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देंगे। तो इसमें है, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सल्फामिथोक्साजोल ये देंगे, और क्या देंगे दूसरा वाला, क्लोरमफेनिकोल। दो ड्रग है एंटीबायोटिक में, सल्फामिथोक्साजोल और क्लोरमफेनिकोल। दूसरा है एंटी मलेरियल्स में क्या देंगे, प्राइमाक्विन, और क्विनीन नहीं देंगे, क्विनीन के जगह पे प्राइमाक्विन देंगे, ठीक है। एंटीपायरेटिक क्या होता है, जैसे पैरासिटामोल है, तो ये हमारा मेनली क्या करता है, एंटीपायरेटिक्स का रोल क्या है हमारे बॉडी में, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। जब हमारा पैरोजेंस हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उस केस में हम एंटीपायरेटिक लेते हैं। तो ये ऑक्सीडेंट ड्रग में ये तीनों आएगा, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। अब इसमें क्या ले रहे हैं, एसिटानिलीड बट नॉट एसिटामिनोफेन,
मतलब इसके जगह पे क्या लेंगे, एसिटेनिलिड हम लेंगे। ठीक है, तो 3 ड्रग हो गए, कौन सा, मिथोक्साजोल और क्लोरामफेनिकोल। एंटीबायोटिक्स में एंटीमैलेरियल में क्या लेंगे, प्राइमाक्वीन लेंगे, और एंटीपैरेटिक में क्या लेंगे, एसिटिनालिड लेंगे। ठीक है, एसिटेनिलिड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे हम फेविज्म की। जैसे हम इसमें फेवाबीन्स बात कर रहे थे ना, तो फेविज्म की ये बात है। तो फेविज्म में क्या होता है, द हेमोलाइटिक इफेक्ट ऑफ इंजेस्टिंग फेवाबीन्स is not observed in all individuals with G6PD deficiency, but all patient with फेविज्म has G6PD deficiency। मतलब फेविज्म एक तरह का हेमोलाइटिक इफेक्ट है, जिसके वजह से किसके वजह से होता है, फेवाबीन्स को लेने के वजह से होता है। ठीक है, और ये हेमोलाइटिक इफेक्ट सभी इंडिविजुअल्स में नहीं शो करता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में शो करता है। ध्यान रहे, फेवाबीन्स होता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हेमोलाइटिक इफेक्ट खत्म नहीं होता है। ठीक है, यह सर सर ये फेवाबीन्स कौन सा बीन है? ड्रग्स है, ये ड्रग है एक तरह से, जैसे कॉफी है या और भी तमाम है, तो वैसे एक ये भी ड्रग्स है, फेवाबीन्स एक ड्रग ही है। ठीक है, तो इसको लेने से तो कुल मिला जुला के जो हमारा ये वाला ऑक्सीडेंट ड्रग ज्यादा हमारा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू द फेवाबीन्स। इसमें क्या कह रहा है कि जो हेमोलाइटिक इफेक्ट है वो हमारा कम भी हो सकता है, और वो कंटिन्यू भी रह सकता है। नीचे देखिए कॉमा करके लिखा हुआ है, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑल इंडिविजुअल्स विद G6PD डेफिशिएंसी। मतलब सभी इंडिविजुअल्स में हेमोलाइटिक इफेक्ट नहीं होता है। फिर कॉमा करके ये भी लिखा है, बट ऑल पेशेंट विद फेविज्म हैव G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन जो जिसमें फेविज्म मतलब जो फेवाबीन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनमें G6PD डेफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में क्या है, ठीक है, इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ हेमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। जो हमारा इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है किसमें, हीमोलाइसिस जो हमारा होता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है किसमें, G6PD डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट है, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। जो इन्फ्लामेशन होता है G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, उसके वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स कहाँ जनरेट होते हैं, मैक्रोफेजेस में जनरेट होते हैं, which can diffuse into the RBC and causes oxidative damage। वो जो आरबीसी में वो डिफ्यूज हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करते हैं। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, बताइए। हेमोलिसिस इन G6PD के पास। हाँ, हेमोलिसिस सर इन मतलब भाई इन इसमें ये कहा इन नहीं है, G6PD इन मतलब उसमें नहीं। जब G6PD डेफिशिएंसी हमें हो जाता है तो क्या हो जाता है, हेमोलिसिस हो जाता है, हो जाता है ना, अनीमिया वगैरह जो उसमें पहले हम डिस्कस किए थे, उसी में इन्फेक्शन भी हो जाता है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि G6PD में जो हेमोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है जब ओके G6PD डेफिशिएंसी हो रहा है तो उसमें हेमोलिसिस हो रहा है और उसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और जी कुछ सर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। कुछ इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह बताया जाएगा, तो देखो कि कितना कम ज्यादा रहता है तो हमारा क्लिनिकल सिम्टम्स दिखता है। वेरी सीवियर तब जब होता है, क्रोनिक हिमोलाइटिक अनीमिया होता है, तो इस पर लेस देन 10% अगर रहता है तो ये सिम्टम्स दिखता है। नेक्स्ट है सीवियर, सीवियर में भी लेस देन 10% रहता है तो हमारा दिखता है। फिर मॉडरेट, मॉडरेट मतलब हल्का, ये 10 to 60% वाले में है। सॉरी ये मोर देन है, सॉरी ये पहला दूसरा मोर देन है। और ये जो मॉडरेट है 10 से 60% तक रहता है, तो मॉडरेट मतलब बीच का हल्का, और नन मतलब बिल्कुल नहीं सिम्टम्स रहता है जब लेस देन 60% रहता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसका कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट G6PD डेफिशिएंसी। इसको मेनली ब्लड टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं।
ठीक है, either by measuring the G6PD enzyme activity between episodes, episode मतलब अंतराल में, ठीक है, मतलब दो टेस्टिंग के अंतराल में। तो देखिए पहला पॉइंट, ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आइदर बाय मेजरिंग G6PD एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिटवीन एपिसोड्स, मतलब हर मतलब 1 घंटे 2 घंटे के बीच में हम G6PD की एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, और उससे हम जानते हैं G6PD हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाय मेजरिंग बिलिरुबिन ड्यूरिंग एन एपिसोड, इसमें बिलिरुबिन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है बताइए भाई, बोलो। लिवर से ना, लिवर से सर। हाँ, तो लिवर से सिक्रीट, तो इसको हम मेनली इसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिर है पहला, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ G6PD एक्टिविटी इन आरबीसी बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसको मेजरमेंट करते हैं किसका, आरबीसी का, और उससे हम G6PD एक्टिविटी को मेजर करते हैं। दूसरा स्क्रीनिंग G6PD फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट, फ्लोरेसेंस के हेल्प से हम स्पॉट टेस्ट करते हैं G6PD का, ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं। तीसरा है फ्रैक्शनेटेड सीरम बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन का फ्रैक्शनेशन करते हैं, मतलब फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना जो फ्रैक्शन इन द सेंस कि एक सर्टेन डाइल्यूशन में लेके उसका फ्रैक्शन बनाते होंगे कि कितना कंसंट्रेशन उसमें मौजूद है। दूसरा है टीएसबी, मतलब टोटल सीरम बिलिरुबिन, ये सारा लिवर का ही है। टीएसबी डायरेक्ट एंड कॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन एन, ये उसी का है। एंड इन डीएसबी मतलब इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। चौथा है कंप्लीट ब्लड पिक्चर इन सीबीसी एंड रेक्टिक प्रोफाइल, रेक्टल प्रोफाइल और ब्लड प्रोफाइल उसका लेते हैं सीबीसी के साथ। लो हीमोग्लोबिन एनीमिया ये भी शो करता है। पांचवा जेनेटिक टेस्ट फॉर वेरिएंट, जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं। छठा ब्लड स्मीयर विद स्टेन्स फॉर हिंज बॉडीज, हिंज बॉडीज अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, उसमें क्या हो रहा था, कोagulation हो जा रहा था ना, थक्का इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बन जा रहे थे। तो ब्लड स्मीयर विद स्टेन फॉर इस हिंज बॉडीज, ब्लड फिल्म में शो कॉन्ट्रैक्टेड एंड फ्रेगमेंटेड, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब इकट्ठा होना, फ्रेगमेंटेड मतलब इधर उधर होना, मतलब कई जगह स्पॉट्स दिखना, सेल्स दिखता है, वाइट सेल्स एंड ब्लिस्टर सेल्स, मतलब ब्लड स्मीयर लेते हैं जिसमें हम हिंज बॉडीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर ये सीबीसी क्या है? सीबीसी क्या है, ये ब्लड का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसे टीएलसी डीएलसी सीबीसी ये सारे टेस्ट कराते हैं ना, वही है। तो Yes, फिर sir. ये भी हमारा हुआ G6PD डेफिशिएंसी का हम पढ़ रहे थे।